प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का साइंस। क्या देखेंगे? क्लास 10th का साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। इसका हम लोग टॉप 400 कितना देखेंगे, 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, यानी वह आंसर के साथ साथ होगा जिसमें आपको पूरी डिटेल में बताई जाएगी। तो यह हमारा वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आपको टॉप 400 MVV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। यानी जो भी कि आप अगर साइंस का जो भी कुल मिला के आपको कितना दिया जाएगा, तो आपको 400 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें आपको कितना पढ़ना है। साइंस में आपको 3 बुक पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 बुक आपको पढ़ना है, जिसमें आपको टोटल 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है। ऐसे आपको सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आप कहीं से भी बुक से पढ़िए या गेस से पढ़िए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना होता है, लेकिन आपको इसमें टोटल और कितना दिया जाएगा, 400, सिर्फ और सिर्फ 400 देते हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वह 40 नंबर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा, आपका 40 में 40 पूरा आ जाएगा। तो यह हमारा वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्या कहा है देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी मानव का जो हृदय है उसमें कह रहा है कि कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन है आपका 2, 8, 1 या फिर 4। तो आपका जो राइट आंसर है वह आपका डी नंबर है, यानी मानव हृदय में जो है वह कोष्ठों की संख्या 4 होती है, जिसमें आपको 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। अगर आपसे पूछेगा कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होगा, तो आपको 4 बताना है, और अगर पूछेगा कि निलय की संख्या तो 2, और आलिंद की संख्या तो भी 2 बताना है। यानी आपका आलिंद की संख्या 2 होता है और निलय 2, दोनों मिलकर कितना होता है, तो यह कोष्ठों का मिलता होता है, या आपका 4 होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, यानी मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब यानी एवरेज जो होता है, उसका औसत प्रकुंचन दाब वह कितना होता है, लगभग वही कह रहा है। तो आपका ऑप्शन है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल राइट आंसर है, यानी मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वह होता है 120 mmHg। कितना होता है, 120 mmHg, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी पौधे में जो होता है वाष्पोत्सर्जन वह किस भाग में होता है, यही आपका पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है, जड़ में या तना में या पत्ता में या फिर फूल में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। यह जो है कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होता है वह पत्ती में होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। इन रुधिर, जिसको हम लोग रक्त को रुधिर बोला जाता है, तो वही कहा है कि कृत्रिम वृक्क जो है वह किस अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन विधि द्वारा पृथक करता है, यानी उसको अलग करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन, सी नंबर ऑक्सीजन, और डी नंबर है इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी कृत्रिम वृक्क जो है वह क्या करता है, रुधिर से अपोहन विधि द्वारा नाइट्रोजन को अलग करता है। किसको अलग करता है, तो नाइट्रोजन को अलग करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा या कोई आंसर पे आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी किसी भी कुंडली का अगर हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, चाहे वह कोई भी कुंडली हो, तो ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र क्या होता है, वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है R=V क्रॉस I, यानी R=V गुना I, या फिर है R=I/V, या R=V/I, या R=V-I। तो यह देखिए, यह ओम के नियम से प्राप्त होता है। ओम का नियम क्या कहता है, V/IR।
यानी ओम के नियम जो कहता है उसका सूत्र है, उसी अनुसार से क्या होता है V=IR, और इसमें हमको प्रतिरोध निकालना है तो वही हमारा यहाँ पे R जो है यह प्रतिरोध होता है। अब देखिएगा यहाँ पे V कितना है IR है, अब हमको सिर्फ R निकालना है तो यहाँ पे I जो है यह मल्टीप्लाई है यानी गुना में है, तो जब इधर आएगा यह इक्वल के इस साइड आएगा तो यह क्या हो जाएगा भाग में चल जाएगा, यानी V/I हो जाएगा और इक्वल टू कितना बचेगा R बचेगा, यानी हम कह सकते हैं कि R बराबर V/I होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है R = V/I, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, R = V/I, यानी प्रतिरोध का जो ज्ञात करने का सूत्र होता है वह यही होता है। यह आप सूत्र लगाइएगा किसी का प्रतिरोध निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा पे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी पादप में जो फ्लोएम उत्तक होता है वह किस चीज़ के लिए संवाहक होता है। अब देखिए पादप का मतलब पौधा होता है, तो वही कह रहा है कि पौधे में या पादप में फ्लोएम उत्तक जो होता है वह किस चीज़ के लिए संवाहक होता है। ऑप्शन ए है भोजन के लिए, बी है अमीनो अम्ल के लिए, सी है जल के लिए और डी है CO2, यानी CO2 कहने का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी फ्लोएम उत्तक द्वारा जो है वह भोजन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है तो भोजन का स्थानांतरण होता है, और जाइलम द्वारा जो है जल तथा जल में घुले जो खनिज लवण होते हैं उनका परिवहन होता है। अगर आपसे यहाँ पूछता जाइलम उत्तक द्वारा तो हम यहाँ पे सिर्फ जल था तो भी हम जल ही मारते, अगर जल और खनिज लवण दोनों रहता तो दोनों टिक करते, लेकिन आपका फ्लोएम उत्तक द्वारा जो है वह क्या होता है भोजन का स्थानांतरण या परिवहन होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो ही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह 7 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस दर्पण में वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन इसमें बहुत ही अच्छा दिया है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या कहा है किस दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह 12 बनता है। तो अगर आपने जैसे कि देखिए आपको ऑब्जेक्टिव का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यह आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि परावर्तन और अपवर्तन से है, तो आपको पहले ही उसका जो है कि टोटल 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम के लिए, जो कि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। आपको इसमें 400 का 400 पूरा टोटल क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा और आपका 40 का 40 पूरा 100% गारंटी के साथ उठेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या कहा किस दर्पण में वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार का बनता है, यानी उसके बराबर साइज का बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल दर्पण में जो है वह वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दर्पण में है जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर पूछता कि छोटा बनेगा तो उत्तल होता, बराबर बनेगा तो समतल होता, इसलिए हमारा यहाँ पे पूछा है 12, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D कहने का मतलब होता है 2 डायोप्टर, यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की जो फोकसांतर होती है या फोकस दूरी वह कितना होता है, वही क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, बी में है 30 सेंटीमीटर, सी नंबर है 40 सेंटीमीटर और डी में है 50 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अगर आपको जैसे कि इसके जगह हो सकता है 2D के जगह दूसरा कुछ भी दे देगा तो आपको यहाँ आंसर बता देंगे, उससे आपका कन्फर्म नहीं होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा लेंस की क्षमता कितना दे रखा है 2D दिया है, यानी 2 डायोप्टर। तो आपको ये क्वेश्चन पहले भी जो भी आपको प्रवर्तन और अपवर्तन से 50 क्वेश्चन दिए हैं उसमें भी ये सारी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन आपने नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है क्षमता है और यहाँ फोकसांतर हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं और फोकस को F से सूचित करते हैं, और यह जो दोनों है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, यानी P = 1/F होता है। क्या होता है P = 1/F कहे या F = 1/P कहे। अब देखिए यह कैसे दोनों बराबर है। अगर हम इस यहाँ पे P = 1/F ही सिर्फ लेते हैं, क्या होगा P = 1/F। अब अगर इसको फिर तिरछा गुना करेंगे तो P के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, 1 से 1 में इस 1 से इस 1 में गुना करेंगे तिरछा तो क्या होगा 1 आएगा, और फिर इस P से F में गुना करेंगे तो PF आ गया ना।
अब हमको क्या निकालना है, अब अगर एफ को निकालना है तो एफ छोड़ देंगे तो यह पी जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके फिर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड यानी भाग में हो जाएगा। वह यही हमारा क्या बचेगा, यह पी इधर आ जाएगा तो यह बचेगा हमारा एफ इजकल टू 1/p। तो वही होता है पी इजकल टू 1/f या एफ इजकल टू 1/p, यह दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, हमको क्षमता दे रखा है और फोकसांतर निकालना है, यानी एफ निकालना है, एफ इजकल टू 1/p यानी 1/p। तो p का मान कितना है 2d है, तो हम यहाँ पे 1 का 1 रखेंगे और यहाँ पे कितना है 2 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 1 होता है, यह जो होता है 1/p, हम वह क्षमता को जो व्यक्त करते हैं वह मीटर में व्यक्त करते हैं। क्या है, यहाँ पे ये मीटर में रहता है तो, और ये जो 2d है यह आपका सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी जैसे आपका ऑप्शन टोटल जो है वह सेंटीमीटर में दिया है, तो अगर हमको जैसे देखिए इससे हम सिर्फ 2 से 1 में भाग देंगे तो यह हमारा कितना आएगा 0.5 मीटर आएगा, जो कि हम लोग क्षमता को किससे व्यक्त करेंगे तो मीटर में लिखते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। अब देखिए 0.5 मीटर जो है आपका ऑप्शन चारों में कहीं पे नहीं दिख रहा है। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको फर्स्ट में है 20 सेंटीमीटर, सेकेंड में है 30 सेंटीमीटर, थर्ड में है 40 सेंटीमीटर और फोर्थ में है 50 सेंटीमीटर, और आपका आ रहा है 0.5 मीटर, यही ना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यह मीटर में है तो हम इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुना कर देते हैं, यानी 0.5 इंटू 100। अब 100 से इसमें गुना करेंगे तो यह हमारा कटकर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आएगा तो आप सीधा देखिएगा एफ इजकल टू 1/p लिखे थे, p का मान कितना है 2d है तो इसके जगह 2 रखेंगे, और यह 1 जो है हमारा मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना करेंगे 100 से, तो यह हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 में अगर 2 से भाग देते हैं तो यह 50 बार कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यानी 2d जो क्षमता वाले लेंस होंगे उसका फोकसांतर कितना होगा तो आपका 50 सेंटीमीटर होगा, यही आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी मिलेगा जिसमें आपको फोकस दूरी दिया रहेगा और क्षमता निकालने के लिए कहेगा तो भी निकाल सकते हैं, और क्षमता दिया रहेगा फोकस दूरी निकालने के लिए कहेगा तो भी आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पे मान कुछ भी देगा फिर भी आप निकाल सकते हैं अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार समझा होगा तब। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, यानी निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका निवारण का मतलब होता है उपचार, यानी उसको अगर ठीक करना है तो हम क्या, जैसे कोई भी अगर बीमारी होता है तो उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई दवा होता है ना, तो वही कहा है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है, अगर कोई नेत्र में जैसे कोई निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसका निवारण जो है वह किस लेंस की सहायता से किया जाता है, वही आपसे यहाँ क्वेश्चन कहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है बाइफोकल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है निकट दृष्टि दोष, तो यह हमारा होगा अवतल लेंस। क्या होगा अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष को जो दूर किया जाता है वह अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है, और अगर दूर दृष्टि दोष का है तो वह आपका उत्तल लेंस होगा, ठीक ना। अब देखिए यह कैसे होगा, अगर आपको यह याद नहीं रहता है, हो सकता है आपको कन्फ्यूज हो जाए, तो यह कन्फ्यूज आपको दूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है निकट दृष्टि दोष, यही ना है, तो निकट में आपका कितने अक्षर है, आपको निकट में देखिए एक न है, क है और ट है, यानी हम अगर इतना को लेते हैं सिंपल भाषा में तो इसमें हमको 3 अक्षर मिल रहा है, यही ना मिल रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमारा इसका निवारण किससे हो रहा है अवतल लेंस से, यही ना। अवतल लेंस में यहाँ पे देखिए कितना अक्षर है 4 अक्षर है, अवतल में कितना है 4 अक्षर है। अब देखिएगा एक बात समझिएगा, अगर आपसे कहेगा यहाँ पे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो हम क्या बताए हैं कि उत्तल लेंस। अब देखिए दूर जब अगर लिख रहे हैं तो इसमें हमको कई अक्षर मिल रहा है, एक द और एक र। अगर हम मात्रा को छोड़कर चल रहे हैं तो एक द और एक र, कितना मिला 2 अक्षर मिल रहा है, और इसका जो निवारण हो रहा है वह उत्तल लेंस हो रहा है। इसमें कितना अक्षर है तो एक उ है, एक त है और एक ल है, यानी कितना अक्षर है तो 3 अक्षर है। अब देखिए यहाँ पे जब दूर दोष में जो था वह 2 अक्षर का था तो निवारण 3 अक्षर से हुआ, अगर दोष हमारा 3 अक्षर से है तो निवारण 4 अक्षर से हो रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है कि आपसे जो दोष पूछेगा उससे आप एक शब्द क्या कीजिएगा बढ़ा के, और जो लेंस होगा उसका आप टिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है निकट दृष्टि दोष, तो इसमें 3 अक्षर है तो हमारा चौथा अक्षर वाला क्या होगा अवतल लेंस होगा, यानी इसका निवारण हम लोग अवतल लेंस से करेंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और आप इस प्रकार से मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अगर इसको देखे होंगे अच्छे से तो आपका कभी भी आपका कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा के लिए दूर
हो गया होगा। अब आपको इसमें कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहेगा और किसी दूसरे को भी आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को अच्छी प्रकार कंटिन्यू कर सके। आपको जो है कि इस चैनल पे पर डे क्लास चलती है, शाम को 7 बजे से इस पे पर डे क्लास चल रहा है। तो आपने अगर आपका जो है कि यह पूरी एग्जाम तक यह क्लास चलेगा, एग्जाम तक पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप 90% प्लस लाना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, चैनल पे आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। चलिए जैसे देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन है सिलेबस से आपको पता है कि हमको सिलेबस पढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमको सिलेबस से कितना क्वेश्चन पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन हमको उसमें से पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे अगर आप पूरे बुक उठाकर पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन आपके पास अब समय एग्जाम के लिए बहुत कम है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दूँ ताकि आप उससे एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार कर सके। तो यहाँ पर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे यह कहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह कौन है जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी नंबर है कोयला। तो वह जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी यह जो है कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण यह नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। अगर कहता कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन है तो यह आपका ऑप्शन में नहीं रहता और आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया जाता इनमें से सभी। तो आपको वही टिक करना है, क्योंकि लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये सभी ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है और नाभिकीय ऊर्जा यह उदाहरण नहीं है। इसलिए हम आपका यहाँ पे क्या पूछा है, उदाहरण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखना चाहेंगे। क्या कह रहा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। क्या है, एथेन का जो आणविक सूत्र होता है वह क्या होता है, C2H6 होता है। इसमें 6 सहसंयोजक बंधन है या 7 सहसंयोजक बंध है या 8 सहसंयोजक बंध है या 9 सहसंयोजक बंध है। अब देखिए 9 सहसंयोजक बंधन क्या कह रहा है, जो भी जिस बंधन से वह जुड़ा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। अब देखिए यहाँ पे C2H6 है, यह एथेन का आणविक सूत्र है। एथेन का आणविक सूत्र कैसे है, देखिए इसमें कार्बन 2 है तो यहाँ पे हमारा कार्बन अगर 2 है तो यह क्या होगा, फर्स्ट अगर 1 कार्बन है तो वह मेथ होगा, 2 कार्बन है तो एथ होगा, 3 कार्बन है तो वह क्या होगा। इसी प्रकार मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 2 कार्बन है, क्योंकि एथेन था इसलिए 2 कार्बन। और यहाँ पे क्या है, यह एथेन है, लास्ट में इसके क्या रहा है, एन आ रहा है, जो कि एल्केन का सूत्र है, यानी एल्केन श्रेणी का यह यौगिक है। तो एल्केन का सूत्र जो होता है वह होता है आपका CnH2n+2 होता है। क्या है, CnH2n+2 होता है। अब देखिए Cn, तो n हमारा कितना है, एथेन 2 नंबर पे है तो C के जगह 2 लिए। उसके बाद H 2 का 2 रहेगा, n के जगह पे मल्टीप्लाई 2 होगा +2। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और +2 रहेंगे 2, तो कितना हो जाएगा, H हमारा 6 हो जाएगा। वही हमारा दिया है यहाँ पे C2H6। तो यह आप इस प्रकार से सूत्र पे किसी का भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो यह आपका सूत्र है और कह रहा है कि इसमें जो है वह कितने सहसंयोजक बंधन है, वही आपसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पे हम इसका रचना बनाना चाहें यानी संरचना बनाएंगे तो देखिएगा क्या कह रहा है, C हमारा कितना है, 2 है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है, C हम लोग कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। अब देखिएगा, और यह जो है कि सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। तो कार्बन को हम एक बंधन से जोड़ दिए, इसके चारों तरफ क्या किए, इस तरफ इस तरफ। अब देखिएगा इधर से हम चिन्ह खींच दिए और इसके साथ यह क्या है, यहाँ पे एक H लगा दिए, यहाँ पे एक H लगा दिए, यहाँ पे H दे दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ दे दिए और यहाँ दे दिए। अब देखिए इसके पास कहीं भी खाली नहीं है, क्योंकि यह जो कार्बन है वह पूरी तरह क्या हो गया, चारों बंधन से वह पूर्णतः हो गया। जैसे एक बंधन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 हो गया। फिर इस कार्बन को लेंगे तो एक क्या है, एक ये है, एक ये और एक ये, यानी ये भी चारों इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा 6 का 6 हाइड्रोजन भी आ गया और कार्बन की भी संयोजकता पूर्ण हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहा, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या पूछा है।
तो यही हमारा बंधन है जिसे यह जुड़ा है। तो देखिएगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 है, एक ये 3 है, एक ये 4, एक 5, एक 6, एक 7, कितना आया? तो हमारा 7 बंधन आया। टोटल का टोटल कितने बंधन है? तो 7 बंधन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि C2H6 जो आणविक सूत्र है एथेन का, उसमें कितने होते हैं? तो 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मैं जो भी आपको आंसर बताऊंगा वह सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, आपको पूरी डिटेल में समझा कर बताऊंगा कि यह आंसर आखिर आपको आ रहा है तो यह कैसे आ रहा है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। यानी ओजोन के जो एक अणु होते हैं उसके में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। अब देखिए ओजोन का जो सूत्र होता है वह हमारा O3 होता है। कितना होता है? ओजोन का सूत्र O3 होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे O हमारा ऑक्सीजन है, तो यही ऑक्सीजन का जो कै गो परमाणु मिल रहा है? ऑक्सीजन का 3 गो परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण कर रहा है। यानी ऑक्सीजन की इसमें कै गो परमाणु है? 3 गो है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओजोन के जो एगो अणु होता है उसमें ऑक्सीजन के कै गो परमाणु होता है? तो 3 परमाणु होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी 2 तंत्रिका कोशिका जो होगा उसके मध्य में, यानी मध्य कहने का मतलब होता है बीच में जो खाली स्थान होता है, अगर कोई भी चीज़ 2 को लेते हैं तो उसके बीच में अगर हम उसको गैप करते हैं तो वही हमारा खाली स्थान कहलाएगा। तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वही कह रहा है, ऑप्शन है द्रुमिका, बी नंबर है सिनेप्स, सी में है एक्सॉन और डी में है आवेग। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद करना पड़ेगा क्योंकि यह बायो का क्वेश्चन है और अब इसमें हम आपको क्या समझा, इसमें जो भी बताना है वह चित्र के माध्यम से बताना होगा। तो इसमें तो आपको चित्र के माध्यम से बता नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको आंसर याद करना होगा। तो यह क्या होगा? आपकी 2 कोशिका तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो होगा वह खाली स्थान को क्या कहेंगे? तो सिनेप्स कहेंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? यानी विकासीय दृष्टिकोण से जो है वह हमारी किससे अधिक समानता है, यानी किससे अधिक मिलता जुलता है, वही कहा है। ऑप्शन ए है चीन के विद्यार्थी, बी में है चिंपैंजी, सी में है मकड़ी और डी में है जीवाणु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी हमारी जो है वह क्या है? विकासीय दृष्टिकोण से यानी विकास की दृष्टि से क्या है? हमारी अधिक जो समानता है यानी मिलता जुलता वह हमारा चिंपैंजी से है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये भी कोई बताएगा तो सिर्फ आपको कह देगा इतना इतना है, आपका आंसर ये हुआ, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा। फिर आपको 10 की जगह 20 दे देगा, 20 की जगह 40 दे देगा। आप क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? तो मैं आपको चाहूँगा कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं इसमें सोचता हूँ क्या कि मैं आपको क्वेश्चन कम दूँ लेकिन आपको टोटल का टोटल अच्छे प्रकार से समझा कर बताऊँ, ताकि आप अगर 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं तो उससे आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाते हैं तो यहाँ पे 10-20 है, कहीं पे 20-40 दे देगा, तो क्या हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। लेकिन हम जब इसको रट जाएंगे तो क्या हम उसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही आपको है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कह रहा है कि 10 ओम का एक प्रतिरोध है और एक 20 ओम का है। यानी 2 प्रतिरोध है जिसका एक क्या है? 10 ओम का है और दूसरा 20 ओम का है, और दोनों क्या है? वह दोनों जो है प्रतिरोध वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वह क्या होगा? यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए श्रेणी क्रम में जो भी जुड़ता है उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए एक सूत्र होता है, वह होता है R1 इजकल टू क्या होता है? सॉरी R इजकल टू, यहाँ R1 है, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश। यानी R1 प्लस R2 अगर 3 गो रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, 2 गो है तो R1 प्लस R2 करेंगे। यानी फर्स्ट आपका क्या है? 10 ओम और सेकेंड 20 ओम, तो 10 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आपका
30 ओम आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। और यही आपका ओम का संकेत है जिसे हम लोग ओमेगा भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 ओम आया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी में 30 ओम दिया हुआ है। लेकिन यही आपको श्रेणी क्रम की जगह अगर समांतर क्रम में कहेगा, या अगर समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहा जाता है, तो जब समांतर क्रम कहेगा या पार्श्व क्रम कहेगा तो उसके लिए आपको फिर क्या निकालना होगा, उसका जो प्रतिरोध का सूत्र होता है वह होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही हो जाएगा आपका। और अगर आपको 3 दिया रहेगा तो 1/r3 कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको निकल जाएगा। तो यह आपका समांतर क्रम अगर पूछेगा तो इस फार्मूला पे निकालिएगा, नहीं तो श्रेणी क्रम कहेगा तो सिर्फ r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक या सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए जो है वह सौर जल तापक या उष्मक, उसी को बोला जाता है सौर जल तापक या सौर जल उष्मक का जो उपयोग है वह किस दिन या किस समय हम नहीं कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है धूप वाले दिन में, या बादलों वाले दिन में, या गर्मी के दिन में, या पवनों वाले दिन में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यानी बादलों वाले दिन में जो है वह हम क्या करते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल उष्मक का उपयोग नहीं करते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यह अच्छी प्रकार से आपके लिए समझने वाला क्वेश्चन है। समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या कहा है, N2 अणु में, क्वेश्चन देखिए क्या कहा, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। क्या कह रहा है, कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं नाइट्रोजन अणु के बीच। यानी N2 अणु में देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछ देगा N2 अणु, या फिर सिर्फ पूछ देगा नाइट्रोजन अणु में के बीच जो है वह कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु का जो सूत्र होता है वह N2 होता है। तो आपको N2 दे या सिर्फ पूछ देगा नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो भी आपका आंसर वही निकल के आएगा जो कि इस पे निकलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, N2 है, N यहाँ पे हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या यह 7 होता है। यानी नाइट्रोजन जो है वह हमारे 7 नंबर पे है। अब देखिए इसका परमाणु संख्या 7 होता है और इसके बाहरी कक्षा में जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करते हैं तो इसके बाहरी कक्षा में जो है वह कितना आता है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाहरी कक्षा में यानी बाहरी सेल में जो होता है वह 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कोई भी, जैसे कि इसके करीब करीब कोई भी चाहता है, कोई भी परमाणु या यौगिक हो, वह चाहता है कि मैं अष्टक नियम को पूर्ण करके निष्क्रिय बन जाऊँ। क्या करता हूँ, निष्क्रिय बन जाऊँ, यानी अक्रिय गैस बन जाओ। तो वहाँ पे देखिए अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस जो है वह हमारा है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सभी हमारा क्या है, जो कि अक्रिय गैस है। तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन हमारा जो है वह 10 नंबर पे आता है, उसी प्रकार ये सभी आगे आता है, आर्गन 18 नंबर पे है आपको, उसी प्रकार से आपको सब मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 है, अगर 2 किसी का पूर्ण हो जाएगा बाहरी सेल में तो वह क्या हो जाएगा, निष्क्रिय बन जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या उसके बाहरी कक्षा में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो वह तो इसके करीब नहीं ना आएगा, वह इसके ऊपर जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा ये जो है वह 10 है, क्या है, ये 10 नंबर पर है और इसके लिए हमको इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 7 होता है, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको अब कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम एक N लेते हैं और एक N यहाँ पे क्या है, N2 है, यानी N2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक N यहाँ लिख दिए, एक N यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ 1 हो गया, इसके बाहर 1 2 3 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे ये 3 3 हो गया, यहाँ पे 2 ले लिए, 1 2 1 2, ये हो गया। यहाँ इसके जो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है इसको हमने ले लिया। अब देखिए इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब देखिए इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि यह इससे साझेदारी करके क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। क्या किया, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इससे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यानी यह जो है कि 3 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का? यह जो है कि 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर रहा है। तो जो भी जितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे वही उसका क्या होगा? सहसंयोजक अबंध होता है। वह उतने जो है कि बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। यानी नाइट्रोजन जो है वह हमारा क्या होगा? त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन कितने द्वारा? तो वह त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं हम लोग। अगर एक बंध द्वारा जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और 2 द्वारा जुड़े रहेगा यानी 2 बंधन से तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 इसमें 3 से जुड़ा हुआ है 3 बंधन से तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 जो है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यानी जो कि साझेदारी हो रहा है यह 3 बंधन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसके सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होगी? तो यह 3 होगी। अब आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेंजीन का अणुसूत्र है, यानी बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वह क्या है? ऑप्शन ए है CH4, बी में है C2H2, सी में है C6H6 और डी नंबर है C2H4। तो यहाँ पे बेंजीन का जो सूत्र पूछा है अणुसूत्र वह आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी बेंजीन का जो सूत्र होता है वह C6H6 होता है, यानी कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6 होता है। और इसकी जो रचना बनता है वह इस प्रकार से बनता है, देखिएगा इस प्रकार से बनता है। आप इसमें एक गोल इस तरह लगा दीजिएगा तो ये भी आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, या फिर इस तरह से भी आप बना सकते हैं। जैसे आपको दे देगा एग्जाम में कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए, तो देखिए इसमें हम यहाँ एक दिए, फिर एक अगर चिन्ह इसको दे रहे हैं तो एक वाला ये छोड़ देंगे, फिर एक यहाँ देंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसको देंगे। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से देंगे, ये हमारा बेंजीन का सूत्र है। या फिर यहाँ पे हमारा पूछा है सिर्फ अणुसूत्र तो C6H6 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादप जो होता है उसमें जाइलम जो है वह किसके लिए उत्तरदायी है? अभी आपको पिछले पहले क्वेश्चन में बताए हैं क्या है कि फ्लोएम उत्तरदायी था या फ्लोएम संवाहन था, किसके लिए? तो वह आपका भोजन के लिए था। लेकिन आपको उसी समय बताया है कि जाइलम जो है वह किसके लिए उत्तरदायी है? जल और खनिज लवण के लिए। तो हमारा ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए में है जल का वहन के लिए, बी है भोजन का वहन के लिए, सी है अमीनो अम्ल के वहन के लिए और डी है ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो यहाँ पे हमारा खनिज लवण नहीं है, लेकिन क्या है? जल तो है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यानी बी नंबर जो 20 का जो होगा वह क्या है? जाइलम जो उत्तरदायी है वह जल का वहन के लिए, फ्लोएम पूछेगा तो भोजन का वहन के लिए। यानी यहाँ पूछा है जाइलम तो इसलिए यहाँ जल के वहन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है? यानी 21 नंबर कह रहा है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। क्या कहा है कि एक्वारेजिया मिश्रण जो होता है उसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, तो यह आपसे पूछ भी सकता है कि नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? तो HNO3 होता है। तो यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात है वह क्या होता है वही पूछा है। तो देखिए इसमें जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग मिलकर क्या बनाता है? वह एक्वारेजिया मिश्रण तैयार करता है। तो इसमें हम कितना कह सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का क्या होगा अनुपात? यहाँ पे 3:1 होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए में 3:1 है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगर पूछता HNO3 एवं HCl, अगर उलट देगा तो हम इसका अनुपात भी क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है HCl, जो कि HCl का कितना होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है वह 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होता है, वही हमारा 3:1 यानी 3:1 हो जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 22 नंबर यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? द्विखंडन होता है, यानी द्विखंडन जो है वह किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में या लीशमैनियम में या इनमें से सभी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यानी अमीबा में जो है वह द्विखंडन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु जो होता है वह कहाँ पे निषेचित होता है वही कह रहा है। ऑप्शन ए है योनि में, बी है गर्भाशय में, सी है आपका फैलोपियन नलिका में और डी है अंडाशय में। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यानी अंडाणु जो निषेचित होता है वह फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है m
वो आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, तो उसके बराबर कौन होता है, यानी ऑप्शन ए है क्या है u बटा v, बी में है u इंटू वी, सी में है u प्लस वी और डी में है v बटा u, क्या है v बटा u। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यानी लेंस का जो क्या है यहाँ पे लेंस का आवर्धन पूछा है, तो लेंस का आवर्धन जो होता है वह v बटा u होगा। अगर आपसे दर्पण का आवर्धन पूछेगा तो सिर्फ इसमें माइनस लगा दीजिएगा, यानी दर्पण का आवर्धन जो है वह माइनस v बटा u होगा और लेंस का आवर्धन क्या होता है तो वह प्लस v बटा u होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे। क्या कहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसमें वक्रता क्या है, फोकसांतर यानी फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो है वह क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वही पूछ रहा है। तो क्या देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर जो है वह क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी क्या होगा हमारा यहाँ पे जैसे देखिएगा वह होता है r इजकल टू 2f। क्या होता है, r इजकल टू 2f या f इजकल टू r/2। अब देखिए f जो है वह हमारा क्या है, फोकस दूरी है और r जो है वह हमारा वक्रता त्रिज्या होता है। तो देखिए यहाँ पे r को अगर आधा कर रहे हैं तो वह हम किसके बराबर आ रहा है, फोकस दूरी के बराबर। यानी जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि गोलीय दर्पण में जो है वह फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की, तो क्या बताएंगे, आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या की वह आधी होती है। और अगर पूछेगा कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो वह कितनी होती है, 2 गुनी होती है। यानी हम 2 से गुना करेंगे तो इसके यह बराबर आएगा। यानी देखिए यहाँ हमारा क्या आया, क्या आया, r इजकल टू क्या आया है 2f, r इजकल टू 2f और इसको हम अगर तिरछा गुना लेंगे तो क्या आ जाएगा, r/2 आ जाएगा और इजकल टू f, यानी f इजकल टू r/2। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में है r इजकल टू 2f, बी में है f इजकल टू r, सी में है f इजकल टू r/2 और डी में है r इजकल टू f/2। तो देखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों राइट आंसर है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, r इजकल टू 2f है और यह f इजकल टू r/2 है जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों राइट आंसर है। यह जो है कि मिसप्रिंट से टाइपिंग हो गया है, लेकिन आपको एग्जाम में देगा तो कोई एक ऑप्शन देगा, यानी यह देगा या फिर यह देगा। और अगर दोनों ऑप्शन देगा तो आपको ए नंबर में ये देगा, बी नंबर में ये दे देगा और सी में ऑप्शन दे देगा कि दोनों। तो आपको दोनों जो है कि सी नंबर आपका ऑप्शन जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है वह ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। क्या कहा कि मानव नेत्र जो है यानी आँख जो है वह किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाती है जिस भी भाग पर, वह कौन है। यानी जिस भाग पर वह मानव नेत्र जो है किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाती है वह भाग कौन है। ऑप्शन ए है कर्निया, सी में है, बी में है परितारिका, सी में है पुतली और डी में है दृष्टिपटल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वह आपका दृष्टिपटल या फिर रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिना भी कहलाता है। तो आपको दृष्टिपटल ना देकर रेटिना देगा तो आप उसी को टिक कीजिए, कि कोई की जो रहेगा दृष्टिपटल रहे या रेटिना रहे, दोनों बात सेम है क्योंकि वही हमारा होता है। तो आंसर यहाँ हमारा क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है दृष्टिपटल, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि दृष्टिपटल नहीं है कहीं पे रेटिना दे देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा क्योंकि मैंने आपको दोनों का दोनों बता दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। यानी विद्युत शक्ति जो है उसका SI मात्रक क्या होता है वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है वाट, बी है वोल्ट, सी है एम्पियर और डी में है ओम। क्या कहा है, डी नंबर में जो है वह आपका ओम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह प्रतिरोध का SI मात्रक है, यह विद्युत धारा का SI मात्रक है और यह जो है कि आपका विभवांतर का SI मात्रक है। तो क्या बच रहा है हमारा पे, यहाँ पे पूछा है विद्युत शक्ति, तो उसका जो SI मात्रक है वह वाट होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है और इसी के साथ आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब देखिएगा कैसे कंप्लीट हुआ। आपका जो पूछा है क्वेश्चन विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो कि आपका वाट है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद मैंने आपको बताया
पूछेगा कि वोल्ट जो है वो अगर वोल्ट जो है पूछेगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और अगर पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो वह आपका एम्पियर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ओम हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रतिरोधकता या प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है, इसी में सिर्फ मीटर जोड़ेंगे जो कि ओम मीटर हो जाता है। यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए, अगर आपने एक क्वेश्चन देखा तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं आपको 400 क्वेश्चन करा रहा हूँ टोटल का टोटल, इससे आपका कितना कंप्लीट हो सकता है समझिए। अगर 400 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 2000 क्वेश्चन बन रहा है। कितना बन रहा है, 2000 क्वेश्चन बन रहा है। इतना क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर रहे हैं, क्या कम हो रहा है क्या? अगर कोई पूछेगा तो वह किसी, अगर मान गए वह कोई भी एसआई मात्रक पूछेगा, इसी सब में से ना पूछेगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा उठाएगा 1-2 क्वेश्चन, यही ना उठाएगा, तो आपको तो 400 क्वेश्चन में और 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा ना। तो आपसे कहाँ से वह पूछेगा, 1 पूछे 2 पूछे, अगर इसमें से जितना पूछेगा हमको तो पता हो गया ना। एक क्वेश्चन के हमको क्या हुआ, एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा 4 या 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी अपने शेयर कर लीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। देखिए, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का मेहनत जो है वह क्या होता है, यही से मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम लोग आपके लिए हमेशा के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और जो है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करके लाते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। यानी निम्नलिखित में जो है यहाँ ऑप्शन जो दिया है इसमें से कह रहा है कि कौन जो है वह सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन ए है CH4, बी में है NaCl, सी में है CaCl2, डी में है Na2O। क्या है, Na2O। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी CH4 सहसंयोजी यौगिक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी लोहा को जो है वह जिंक से अगर लेपित कर रहे हैं तो वह क्रिया क्या कहलाता है। ऑप्शन है संक्षारण, बी में है गैल्वेनीकरण या एसिड लेपन, सी में है पानी चढ़ाना, डी में है विद्युत अपघटन। क्या है, विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन। देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी हम लोग लोहे की वस्तु पर अगर कोई जिंक धातु से लेपित करते हैं तो वह क्रिया जो है वह हमारा गैल्वेनीकरण या एसिड लेपन कहलाता है। और यह जो है कि आपका एक और नाम जस्तीकरण भी कहलाता है। क्या है, जस्तीकरण, जिसको क्या है, जिंक जो है वह जस्ता है, इसलिए वो क्या नाम है, जस्तीकरण। तो लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना, आपसे ये भी पूछ देगा क्वेश्चन कि जस्तीकरण क्या है या गैल्वेनीकरण क्या है या एसिड लेपन क्या है, कोई क्वेश्चन देगा तो आप यही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या है कि लोहे की वस्तु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना या जिंक धातु की पतली परत से लेपित करने की जो क्रिया है वह क्या कहलाएगा, हमारा गैल्वेनीकरण या एसिड लेपन या जस्तीकरण कहलाता है, जिससे आपको 2 नंबर का 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 30 नंबर। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है, यानी तत्वों के जो है वर्गीकरण किया, यानी बांटने का जो आधार है, आधार जिसको कहते हैं कि हम इस आधार पे इसको बांट रहे हैं। जैसे होता है ना समाज में, हम इसको इस जाति के आधार पे बांट रहे हैं, इसको इस ऊंच नीच के अनुसार से बांट रहे हैं, तो वही बात है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वह तत्वों के जो है वह किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन है परमाणु आयतन के आधार पर, बी में है परमाणु घनत्व, सी में है परमाणु द्रव्यमान और डी में है परमाणु संख्या। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह तत्वों का जो वर्गीकरण करता है उसका जो आधार है वह परमाणु संख्या पे करता है। किससे करता है, तो परमाणु संख्या के आधार पे वह तत्वों का वर्गीकरण करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वहाँ पे आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। और यह दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, को पूछ देगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान है। सिर्फ पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो हमारा परमाणु संख्या होगा, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं।
यानी हरा पौधा जो होता है वह क्या कहलाता है, उत्पादक या अपघटक या उपभोक्ता या आहार श्रृंखलता, क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यानी हरा पौधा जो है वह उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो उत्पादक कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। क्या कह रहा है, पक्षी के जो पंख होते हैं और चमगादड़ के पंख वह किस तरह के अंग होते हैं, यही आपसे क्वेश्चन कहा है। समझिएगा, अगर आपको इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका इससे 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखने का प्रयास कीजिएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कीट के पंख या चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो कीट या पक्षी वही है, कीट के पंख है या क्या कहे, पक्षी के पंख है, आपको सेम रहेगा। और यहाँ देगा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ऑप्शन है समजात अंग, बी में है अवशेषी अंग, सी में है समृद्धि अंग, डी में है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी क्या है, यह समृद्धि अंग होता है। अब देखिए, इसकी जो पक्षी के जो पंख है और चमगादड़ के जो पंख है, देखिएगा क्या कहा है, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों का कार्य क्या है। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी प्रकार से मेरी बातों को सुनिएगा। क्या कहा है, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, पंख जो है वह किसके लिए होता है, पंख जो है वह पक्षी का या चमगादड़ का किस लिए है, वह उड़ने के लिए है। किसके लिए है, तो वह उड़ने के लिए है। यानी दोनों का कार्य क्या है, उड़ना है। यानी जो भी पंख है पक्षी का हो या चमगादड़ का, दोनों का काम क्या है, तो उड़ना है। यानी उसका कार्य क्या है, बराबर है, यानी सेम है। लेकिन पक्षी के जो पंख है और चमगादड़ के जो पंख है, उसकी आधारभूत रचना जो है, यानी उसकी ढांचा जो है तैयार करने की जो प्रकृति है वह क्या है, वह अलग अलग है। यानी उसकी जो ढांचा है, जिस आधार पर उसको बनाया गया है, उसकी आकृति सबकी क्या है, अलग अलग है। तो दोनों पंख ही, लेकिन उसकी क्या है, ढांचा यानी आधारभूत रचना जो है वह अलग है, जिसके कारण वह क्या कहलाता है, समृद्धि अंग। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स में कि समृद्धि अंग किसे कहते हैं, तो आप वही कहिएगा कि वैसे क्या है, वैसे अंग जो क्या होगा, आधार, जिसकी आधारभूत रचना क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन उसका कार्य एक समान हो, उसे हम समृद्धि अंग कहते हैं। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा समजात अंग किसे कहेंगे, तो ठीक आप उसके विपरीत बताइएगा। यानी जिसके आधारभूत रचना अलग अलग हो लेकिन उसका कार्य क्या हो, एक समान हो, वह हमारा क्या कहलाएगा, समजात अंग कहलाता है। क्या कहलाता है, समजात अंग कहलाता है। तो वही आपका यहाँ पे पूछा है पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, यह आपका समृद्धि अंग के उदाहरण है। तो आपसे पूछता है बार बार क्वेश्चन, जैसे समजात अंग क्या है या समृद्धि अंग क्या है, यह 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देगा, तो उसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल सकता है। अगर पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में समजात अंग से रिलेटेड पूछे या समृद्धि अंग से, आपका दोनों का दोनों क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन जो है आपका डी नंबर राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी भोजन का जो पचना है, जो भोजन हम लोग खाते हैं और वह जो पचता है, तो वह जो है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन है उपचयन, बी में है संयोजन, डी में है अपचयन, और क्या है, सी में अपचयन और डी में विस्थापन है। देखिएगा यह हमारा जो है कि कितना है, 33 नंबर है, जिसका ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट आंसर है। यानी यह आपका उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का जो पचना होता है वह उपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए आपका पूछेगा, कहीं पे पूछ देता संयोजन अभिक्रिया क्या है, या कोई अभिक्रिया दे देगा, पूछेगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है। जैसे अगर इसका उदाहरण रहेगा तो आपको बताना होगा, तो वह कैसे होगा। जैसे देखिए संयोजन अभिक्रिया वही होगा, जैसे अगर हम क्या मिल रहे हैं, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बना रहा है, 2H2O। क्या बनाया, H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन के दोनों और ऑक्सीजन के दोनों मिलकर क्या बनाया, 2H2O। यह जो है कि आपका जल बन रहा है, जो कि संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक में है, जो कि उत्पाद क्या बन रहा है, हमारा जल बन रहा है। और यह दो क्या है, दो यहाँ पे अभिकारक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद पदार्थ का निर्माण कर रहा है। जैसे कोई भी चीज़ दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ को हम मिलाकर एक चीज़ या उससे अधिक बनाते हैं, तो क्या होगा, अगर हमारा उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसको जुड़ करके, तो हमारा संयोजन होगा। अगर इसी को एक तोड़कर, एगो के तोड़कर, अगर जैसे कि अगर यहाँ पे 4 है, इसको हम तोड़ दिए 2 + 2, क्या हो गया, यह 2 + 2, तो यह एगो था इधर अभिकारक में, लेकिन यह उत्पाद में आते आते 2 भाग में बट गया, जो कि यह क्या हो गया, वियोजित हो गया, यानी टूट गया। तो यह आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा संयोजन और वियोजन दोनों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन में जो होता है वह क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। यानी इसमें हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है यानी योग होता है। आपका उसी नंबर है अपचयन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है उसमें ठीक उल्टा होता है उपचयन के, यानी अपचयन में जो है वह हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। यहाँ पे आपका है विस्थापन अभिक्रिया, जो क्या करता है कोई भी यौगिक क्या है उसी के विलयन से उसको विस्थापित करके अगर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे सिंपल में आप समझिए, अगर कोई भी बंदा अगर ताकतवर है तो वह क्या करेगा, किसी गरीब को जा करके उसी के घर से अगर निकाल कर और उसमें अपना घर बना लेता है, तो वह क्या किया, उसको घर से निकाल दिया, यानी उसके घर से उसी को निकाल दिया और वह उसी का घर अपना लिया। तो वह क्या किया, उससे ताकतवर था तभी ना, तो जो इससे अधिक शक्तिशाली होगा वही उसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, जो कि हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा। आपको इसको उदाहरण के साथ आपको बोर्ड पे जरूर बता देंगे। अगर आप कमेंट करते हैं आपको इसका चाहिए तो मैं जरूर लेकर आऊँगा। यहाँ पे आपका क्या पूछा है, भोजन का पचना, जो कि उपचयन अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, यानी कौन सा जो है वह उभयलिंगी जंतु है इन चारों में। आपका ऑप्शन है केंचुआ, बी है मछली, सी है शेर, डी है बकरी। तो यहाँ पे देखिए यह जो है हमारा उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है, यानी केंचुआ जो है वह क्या है, उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। केंचुआ को हम लोग चारा बोलते हैं अपने साधारण भाषा में, जो कि यहाँ पे क्या पूछा है, उभयलिंगी जंतु। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी जो भूमिगत जल कहने का मतलब जो भूमि से जो जल निकल रहा है नीचे से धरती से, उसका उदाहरण जो है वह इन चारों में कौन है। देखिएगा, ऑप्शन ए है नदी, बी है कुआं, सी है तालाब और डी है समुद्र। तो यहाँ पे देखिए कुएं का जो जल होता है वह क्या होता है, भूमिगत जल, यानी वह भूमि से निकलता है। क्या होता है, उसमें हम कहीं से जल लाते हैं, उसमें जो है कि उससे हम जल निकाल भी लेते हैं, फिर उसमें भूमि क्या है, भूमि के अंदर से यानी धरती के अंदर से उसमें जल आते रहता है। तो हमारा क्या है, भूमिगत जल का उदाहरण है। यानी यही आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, कौन इनमें से विजातीय यौगिक है। ऑप्शन है चूना पत्थर, बी में है खड़िया, सी में है संगमरमर और डी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, विजातीय यौगिक, यानी विजातीय कहने का मतलब होता है कि वह जो है कि उस एरिया से अलग हो, यानी उस जात से वह अलग हो। कोई भी जैसे कास्ट एक समान में, जैसे एक कास्ट में क्या होता है, अगर कोई भी बंदा है उसमें बहुत सारा नाम पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसमें दूसरा कास्ट फेटा रहा है तो वह क्या होगा, उस जात से अलग है, जिसको हम लोग विजात कह सकते हैं या विजातीय कह सकते हैं। वही कहा है कि इन जो चार यौगिक दिया है इसमें से कौन विजातीय यौगिक है। अब देखिएगा, आपका ऑप्शन है चूना पत्थर, बी है खड़िया और सी है संगमरमर। अब देखिए ये तीनों जो होता है वह तीनों एक ही प्रकार का होता है, यानी चूना पत्थर का है, खड़िया का है या संगमरमर का है, यह जो होता है क्या होता है, CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3, यानी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि तीनों का सूत्र अगर पूछेगा संगमरमर का सूत्र क्या है या खड़िया का सूत्र क्या है या चूना पत्थर का सूत्र क्या है, तो वह होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका एक और नाम क्या होगा, वह रासायनिक नाम है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट का सूत्र है। अब देखिए इस तीनों जब एक है तो हमारा क्या बच रहा है, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि इस जात से अलग है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कौन सा वह अधातु है। क्या कहा है, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे क्या कहा है, अधातु। अब देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे पूछता है धातु और एक पूछता है यह अधातु। सेम क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है या कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है। आपको ऑप्शन में दोनों का आंसर मिलेगा, धातु का भी और अधातु का भी। चाहे यह जहां क्वेश्चन पूछे आपको दोनों का आंसर रहेगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप गलत टिक कर दीजिएगा। जैसे देखिए अधातु कहेगा तो वह आपका ब्रोमीन होगा। क्या होगा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होगा और धातु कहेगा तो पारा होगा। यानी पारा जो है वह हमारा धातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, वह द्रव अवस्था में हो जाता है। क्या होता है, वह द्रव अवस्था में। लेकिन वह अधातु है, जो अधातु क्या है, वह ब्रोमीन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ हमारा पूछा है अधातु, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 38 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहा है, देखिएगा,
सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? यानी सीसा और टीन को मिलाकर जो मिश्र धातु तैयार किया जाता है वह कौन है? ऑप्शन है सोल्डर, बी में है स्टील, सी में है पीतल और डी में है उपधातु। अब समझिएगा, उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण जो पाया जाता है वही हमारा उपधातु होता है। पीतल जो है वह आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। किसका है? तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील का है या स्टील का है तो यह जो है कॉपर, निकेल, क्रोमियम तथा कार्बन का मिश्र धातु है। यानी यह 4 प्रकार से मिलकर बनता है। क्या है? कॉपर, निकेल, क्रोमियम तथा कार्बन का मिश्र धातु है। अब क्या बच रहा है? आपका सोल्डर, जो कि सीसा और टीन का मिश्र धातु है। क्या है? सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उपधातु पूछेगा तो आपका परिभाषा भी पूछेगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वैसे धातु जिसमें धातु एवं अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वह हमारा उपधातु कहलाता है। पीतल पूछेगा कि पीतल किस मिश्र धातु का उदाहरण है, तो यह आपका तांबा और जस्ता का है। स्टेनलेस स्टील का है या स्टील पूछेगा तो है आपका कॉपर, निकेल, क्रोमियम तथा कार्बन का मिश्र धातु है। सोल्डर पूछेगा तो सीसा तथा टीन का मिश्र धातु, जो कि पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यानी कवक जो होते हैं उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन है स्वपोषी, बी में है मृतजीवी, सी में है क्या है समभोगी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कवक जो है वह हमारा मृतोपजीवी पोषण वाले जीव है, यानी उसके पोषण की जो विधि है वह मृतजीवी होती है। मृतजीवी कहने का मतलब है वह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है। क्या है? वह सड़े गले पदार्थों से या मृत शरीर जैसे हो जाता है मृत शरीर, उससे वह अपना भोजन क्या करता है? वह अपना भोजन ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ पे हम कहे हैं कि कवक जो है वह क्या है? मृतोपजीवी पोषण वाले जीव है। तो पूछा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होगी, तो मृतजीवी होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव में डायलिसिस थैली है, यानी मानव में जो होता है वह डायलिसिस थैली कौन होता है? ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी में है न्यूरॉन, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यानी मानव में जो डायलिसिस थैली होते हैं उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये भी पूछेगा कि नेफ्रॉन क्या है, तो यह डायलिसिस थैली है। यानी मानव में जो डायलिसिस थैली होता है वह किसको कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखा होगा, समझा होगा, बिना स्किप किए हुए, तो 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका 150 से 200 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो सकता है। और आप न्यूमेरिकल अगर चाहे बनाने के लिए जितना न्यूमेरिकल बताए हैं उस पर तो आप कितना हो न्यूमेरिकल बना सकते हैं। उस लेवल पर अगर उस टाइप से आपको मिल रहा है न्यूमेरिकल तो आप कितना हो सॉल्व कर सकते हैं। और इतना जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बताए हैं इसमें से अगर मिनिमम ले तो आपका 100 क्वेश्चन तो जरूर 100+ कंप्लीट हुआ होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने 400 क्वेश्चन देने का जो वादा किया है वह आपको 10 वीडियो में यानी 40-40 करके आपको 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको 10 दिन के लेक्चर वीडियो में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जिसमें सब्जेक्टिव में आपको लघु उत्तरीय जिसको शॉर्ट बोलते हैं और दीर्घ उत्तरीय जिसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, तो आपका सभी का जो है कि तैयारी शाम को पर डे 7 बजे से आपका क्लास चलता है, जो कि आप क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपको एग्जाम तक बहुत ही अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और जिससे आप चाहे तो अपने एग्जाम में 90% प्लस जरूर ला सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वह आपका नहीं छूटे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सके। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, उनका भी हेल्प हो सके। क्योंकि क्या होता है, सब लोग अपने के लिए जीता है, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है वही क्या होता है, सच्चा इंसान होता है। तो यहाँ पे आपको आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।